दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे न्यूज़ से क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके परीक्षा के लिए बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे उपयोगी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड से कितने रुपए मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए आवंटित किए गए हैं? क्या ये 1000 करोड़ है, 2000 करोड़, 3000 करोड़ या 4000 करोड़? सही उत्तर है दोस्तों 2000 करोड़ का आवंटन अभी किया गया है मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। इन वेंटिलेटर को देश में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड-19 अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है ये। तो पीएम केयर्स का पूर्ण रूप है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये हो गया पीएम केयर्स का फुल फॉर्म। यह एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है। इसका उद्देश्य संकट स्थिति या आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना है। तो ये हम लोगों ने पीएम केयर्स के बारे में भी देख लिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होने का फैसला किया है? क्या ये भारत है, चीन है, रूस है या उत्तरी कोरिया है? सही उत्तर है दोस्तों चीन ने ऐसा डिसीजन लिया है। क्यों लिया है? तो इसमें कहा गया है कि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा। यह चीन विधान मामलों की समिति में शीर्ष कानून समिति की 18 जून से 20 जून तक 3 दिवसीय बैठक के दौरान तय किया गया। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र में संधि को अपनाने के लिए वोट से हटा दिया था, अपने आप को वोट से हटा लिया था, लेकिन अब जो है वो शामिल होने का फैसला किया है। क्या कहा गया है इसमें कि चीन जो है एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में विश्व मंच पर अपना प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हांगकांग की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने के बाद दक्षिण चीन सागर में पूर्ण संप्रभुता का प्रशासन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और आगे भारत के सीमा संघर्ष बढ़ाने के लिए अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ जो दक्षिण चीन सागर है इस मुद्दे पर अभी आगे सवाल भी आएगा कि जापान के एक द्वीप का जो है नाम अपने आप इसने बदला और उस पर जैसे ही जापान ने अपना नाम बदला है उस द्वीप का, तो उस पर इसने आपत्ति जताई है कि नहीं वो द्वीप मेरा है। आगे उस सवाल को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो शस्त्र व्यापार संधि है एटीटी जो है ये क्या है? ये है इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। उसके बाद क्या है, इस संधि को 2 अप्रैल 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया था और यह 24 दिसंबर 2014 से लागू है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। क्या अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई संधि के तहत तय किए गए कि वैश्विक मानकों देश के बीच पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हैं। आज तक लगभग 130 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है। भारत अभी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, सवाल यहाँ से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कोविड-19 के बाद यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन बन गया है? क्या ये सर्बिया है, टर्की है, पोलैंड है, यूक्रेन है? सही उत्तर है दोस्तों सर्बिया ने वहाँ पर अभी चुनाव करवाया है 21 जून को। कहा गया है कि मार्च 2020 में कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के बाद सर्बिया में जो है 21 जून 2020 को यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति के नेतृत्व में सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी गठबंधन अलेक्जेंडर वुसिक ने संसद में कुल 250 सीटों में से 191 सीटें जीतकर यूरोप
की सबसे बड़ी संसदीय प्रमुखता दर्ज की है। तो वहाँ पर अभी जो है अलेक्जेंडर वुनसिक जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में जीते हैं और ये कोविड-19 के पहले मतलब कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के बाद पहला जो है यूरोप का देश है जहाँ चुनाव ये कराया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान ने अभी ऐसा किया है। तो ये इंदिरा रसोई योजना में होगा क्या क्या चीज़ें की गई है? तो सबसे पहले कहा गया है कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 22 जून को इंदिरा रसोई योजना की घोषणा की है। अब जो है योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों में भागीदारी करेगा। योजना की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। हर जिले में योजना की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। अब जो है ये इंदिरा रसोई योजना अभी लागू होने वाली है। तो अभी कौन सी योजना चल रही है? तो वहाँ पर अभी अन्नपूर्णा योजना चल रही है जो कि 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा जो है शुरू किया गया था और उसका जो है अब समापन होने वाला है। तो उसकी जगह पर क्या है कि ये इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है क्योंकि वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी कांग्रेस की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री भी रही हैं, इसलिए उन्होंने इस नाम से शुरू किया है। अगला सवाल है, बैदऊ सैटेलाइट सिस्टम जो है BDS-3 किस देश ने लॉन्च किया है? यह बैदऊ जो है BDS-3 जो है BDS का अंतिम सैटेलाइट है। तो क्या ये उत्तर कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, चीन ने या जापान ने? तो इसका सही उत्तर दोस्तों चीन ने इसे लॉन्च किया है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ है कि संयुक्त राज्य सरकार के नव स्टार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, देखिएगा यहाँ पर USA का जो GPS सिस्टम है उसका नव स्टार नाम है, यहाँ से फैक्ट एक मिला आपको। दूसरा रूस का जो है वो ग्लोनास है GPS सिस्टम। और यूरोपीय संघ के गैलीलियो सिस्टम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में चीन ने 23 जून 2020 को अपने अंतिम उपग्रह का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है। उपग्रह एक वाहक के रूप में लॉन्च किया गया था। सीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट से इसे क्या है भेजा गया है। ये बैदऊ का मतलब मंदारिन में होता है बिग डीपर। तो ये जो है BDS-3 की तीसरी पीढ़ी का एक हिस्सा है और बैदऊ में 55 उपग्रह थे। तो ये जो है क्या एक्चुअली जो है GPS सिस्टम जो है चीन का अपना GPS सिस्टम है। सवाल ऐसे ही बन सकता है चीन के GPS सिस्टम का क्या नाम है, तो वो बैदऊ ये जो है चीन का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन सैटेलाइट है, इसमें 55 उपग्रह है जिसमें कि यह अंतिम उपग्रह जो है उसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कुछ बैदऊ के बारे में जो है तीनों पीढ़ियों के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। और फैक्ट जो है उतने ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप सरसरी निगाह से इसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं छठा सवाल, हाल ही में किस जगह का नाम बदलने के बिल के कारण जापान और चीन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है? दक्षिण चीन सागर का ये जगह है, क्या ये तोनोशिरो है या क्यूशू है, शिकोकू है या होन्शू है? आपको बता दें ये चारों के चारों जो है जापान के ही द्वीप है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तोनोशिरो जो है तोनोशिरो। उसके कारण जो है अभी ऐसा हो गया, ऐसी जो है तनातनी हो गई है किसमें, चीन और जापान में। तो कहा क्या गया है कि दक्षिण चीन सागर में स्थित निवासियों के बिना द्वीप, मतलब वहाँ कोई निवासी नहीं है, एक समूह 1972 से जापान और चीन के बीच असहमति का विषय रहा है। इस द्वीप को जापान में सेनकाकस नाम से जाना जाता है, जबकि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना इसको दायोयू द्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीप क्या है, वर्तमान में जापान के ओकिनावा प्रांत के इशिगाकी शहर के प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है और द्वीप जो है जापान के दक्षिणी भाग में स्थित है। पूरा क्षेत्र जिसके अंतर्गत सेनकाकू द्वीप स्थित है जापान में टोनोशिरो के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या है कि ये जो
इसका नाम जो है जापान ने क्यों बदला है, आप इस पिक्चर में देखिए तो ये सेनाकाकू आइलैंड है, इसी के अंतर्गत जो है वो तोनोशिरो जो है आता है। और ये कहा गया है कि ये जो सेनकाकू द्वीप है इसको भी तोनोशिरो के नाम से जाना जाता है, तोनोशिरो के नाम से इसे भी जाना जाता था। इसलिए जापान में क्या है दिक्कत हो रही थी कि कैसे उसे हम आइडेंटिफाई करें, तो इस लेकर के जो है उसका नाम अभी बदल दिया गया है। और उसका नाम जैसे ही बदला है तो चाइना ने इस पर आपत्ति दर्ज की है कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र है और इसका नाम मैं बदलूंगा, मेरे हिसाब से यह नाम रहेगा। लेकिन जापान ने अपना दावा किया है कि नहीं, ये तो सेनाकाकू आइलैंड का नाम तोनोशिरो जो है इस कारण से जो है मुझे दिक्कत होती है बार बार उसे आइडेंटिफाई करने में, इसलिए इसका नाम हमने बदल दिया है। तो ये विवाद का एक मुद्दा था। आप यहाँ पर और भी कुछ देख सकते हैं, चाइना यहाँ है और ये देखिए ये जापान का एरिया है। और इसमें क्या है कि जापान की राजधानी यहाँ पर टोक्यो आपको दिख रही है, ये साउथ कोरिया यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ताइवान है, यहाँ पर ओकिनावा है। ये सारे जो है लोकेशन आप याद रखेंगे, एक बार अगर आप इस मैप को याद रखते हैं तो आपको आसानी से कोई सवाल अगर यहाँ से पूछा जाता है तो आप उसे हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं 7वां सवाल। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान निपेर की कहाँ के संस्था ने एक इम्यून बढ़ाने वाली हर्बल चाय विकसित की है? क्या ये उत्तरकाशी वाली है, मोहाली, गुरुग्राम या दिल्ली? सही उत्तर है दोस्तों, मोहाली में जो अवस्थित है निपेर की संस्था, उसने एक इम्यून बढ़ाने वाली हर्बल चाय, इस चाय को विकसित किया है। ये कोविड-19 से लड़ने में जो है मदद करेगी। 8वां सवाल देखिए, हाल ही में CBIC द्वारा किस कार्यक्रम के तहत पेपरलेस एक्सपोर्ट्स की सुविधा दी गई है? क्या ये तुरंत कस्टम है, ऑनलाइन कस्टम है, स्पीडी कस्टम या ऑनलाइन सिस्टम है? सही उत्तर है दोस्तों, तुरंत कस्टम। तुरंत कस्टम के तहत जो ऐसा किया गया है, ये एक इन्फोग्राफिक है, आप देख रहे होंगे। CBIC लॉन्चेज तुरंत कस्टम। क्या है ये? फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टमर क्लियरेंस, ठीक है। और इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु एंड चेन्नई में पहले बार में लॉन्च किया गया है। यहाँ देखिए पेपरलेस कस्टम फर्स्ट मेथड, सेकंड जो है फर्स्ट है फेसलेस कस्टम, दूसरा है पेपरलेस एंड तीसरा है कॉन्टैक्टलेस। मतलब कि ऑनलाइन एक तरह से सारी पोर्टल कर दिया है। कुछ और भी फैक्ट है, इसे देखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के चेयरमैन अजीत कुमार ने एक सुरक्षित QR कोड शिपिंग बिल का अनावरण किया है, जिसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्यात की अनुमति देने के बाद निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा। इससे निर्यात के प्रमाण के लिए निर्यातकों को सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इसके माध्यम से शिपिंग बिल को जमा करने के लिए निर्यात अनुमति के अंतिम आदेश तक सीमा शुल्क निर्यात प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आधारित भी हो गई है। क्या कहा गया है? आज की पहल CBIC द्वारा अपने तुरंत कस्टम कार्यक्रम के तहत फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस कस्टम की ओर एक और कदम है। ये सुधार आयातकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के लिए समय और लागत को कम करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग पर आधारित है, जिसमें वर्ल्ड बैंक के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के सीमा पार व्यापार मानकों के संदर्भ में भारत के रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो ये CBIC का जो तुरंत कस्टम पोर्टल है, इसमें सीधा सीधा आप याद रखेंगे फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस करने के लिए जो है यह पोर्टल या मंच लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखें, हाल ही में किस मंत्रालय ने युक्ति 2.0 मंच का शुभारंभ किया है या पोर्टल का शुभारंभ किया है? युक्ति का शुभारंभ भी उसी मंत्रालय ने किया है, पीछे के वीडियो में मैंने कवर किया है। अब उसका एक एडवांस वर्जन शुरू किया गया है, युक्ति 2.0। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट वहाँ है, आप वहाँ आपको रोज़ के करंट अफेयर मिल जाते हैं। तो क्या ये कोयला मंत्रालय है, HRD मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है या उद्योग मंत्रालय है? सही उत्तर है दोस्तों, HRD मंत्रालय ने इसे अभी लॉन्च किया है युक्ति 2.0 को। क्या है ये देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो है क्या है, युक्ति 2.0 मंच शुभारंभ किया है। क्या है? आज उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता
और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने की में सहायता प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। युक्ति का जो फुल फॉर्म है यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जो राष्ट्र का KTI है उसका फुल फॉर्म है नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और YU में यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद, ये पूरा इसमें कहा गया है। और ये युक्ति पोर्टल आपका पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये हम लोगों ने देखा युक्ति पोर्टल के बारे में। अब आज के वीडियो का अंतिम सवाल, हाल ही में किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, मतलब एक टू खेलबो एक टू पढ़बो जो है योजना की शुरुआत की है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, असम है या त्रिपुरा है? इसे जो है 25 जून से मतलब कल से शुरू किया जाएगा। तो ये त्रिपुरा में शुरू किया जाएगा प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना। आपको देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है, त्रिपुरा में 25 जून से प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरू होगी। तो ये हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण सवाल 24 जून के जो आपके परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आपके लिए कल का सवाल था, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान न्यास का निदेशक नियुक्त किया गया है? कमेंट में सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सभी से अनुरोध है कि आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें बखूबी याद रहे। चलिए देखते हैं अब आज का सवाल। आज का सवाल है आपके लिए कि पुस्तक द रूम वेयर इट हैपेंड अ वाइट हाउस मेमोयर के लेखक कौन है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप है, बराक ओबामा है, जॉन बोल्टन है या एलियाना ट्रंप है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।